तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इससे पहले की वीडियो की कुछ झलक, जिसमें हमने बात की है ईरानी आक्रमण की, जो कि पहला भारत पर विदेशी आक्रमण था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके पश्चात में दोस्तों देखिए ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हेलो मेरी प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने और अपने चैनल ट्रिकी जीएस में। दोस्तों आज हम आपके लेकर आ गए हैं दोस्तों सिकंदर महान के बारे में। आज बात करेंगे किस प्रकार से वो महान था और किस प्रकार से उसने क्रूरता भरे कार्य भी किए, लेकिन उसको दुनिया महान के नाम से जानती है। तो सभी तथ्यों को दोस्तों पढ़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों। और प्रारंभ करते हैं दोस्तों सिकंदर महान। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सिकंदर के बारे में देखेंगे दोस्तों, सिकंदर का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 20 जुलाई 356 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, और स्थान था दोस्तों वो पेला मैसेडोन। ठीक है, यूनान, ये यूनान थे दोस्तों, मैसेडोनिया। ठीक है, इसीलिए मैसेडोनिया का राज्य से कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेंगे दोस्तों कि भारत से आखिर मैसेडोनिया है कहाँ पर और किस स्थान पर स्थित है। भारत में किस नाम से या अन्य स्थानों पर अभी किस नाम से उसे जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम मैप के माध्यम से समझ लेंगे। तो दोस्तों आ गए हम अपने मैप पर, और मैप पर सबसे पहले देखेंगे कहाँ पर अपना देश भारत स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों भारत अपना यहाँ पर स्थित है, ये है अपना भारत। ये दोस्तों देखो अपना भारत है, इंडिया है। ये यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये अपना जो क्षेत्र है दोस्तों भारत है। ठीक है, और इसके बाद में ये देखो दोस्तों पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सीमा ये है। इसके पश्चात में ये अफगानिस्तान पड़ता है। ठीक है, और आगे देखेंगे दोस्तों फिर अफगानिस्तान से अभी से पहले जो वीडियो में हमने चर्चा किया था दोस्तों जो पर्शियन के बारे में, यानी ईरान के जो शासक थे दोस्तों, इसमें साइरस की बात किए थे, डेरियस की बात किए थे, है ना, और जेरियस की भी बात किए थे दोस्तों। तो ये दोस्तों ईरान है, यहाँ से जो ईरानी आक्रमण सबसे पहले हुए थे भारत पर। ठीक है, और उसके बाद में ईरानियों के माध्यम से, क्योंकि ईरान के जो लोग थे यहाँ से दोस्तों, जो राजा थे वो बहुत सा धन लूट कर यहाँ से लेकर गए, और इस चीज़ की जानकारी दोस्तों हुई किसको? यूनानियों को। तो यूनान दोस्तों कहाँ पर है देखेंगे, तो देख लीजिए दोस्तों यूनान, यूनान को अभी भी दोस्तों ग्रीस नाम से पुकारते हैं। ठीक है, ये है हमारा यूनान, ये समझ लीजिए दोस्तों, ये जो ग्रीस है यही यूनान था। ठीक है, ग्रीस क्या है दोस्तों? इसी को यूनान बोला जाता था, और इसकी राजधानी दोस्तों याद रखें एथेंस। और यहाँ पर यूनान में इसे ग्रीस बोला जाता है, अभी ग्रीस बोला जाता है। यूनान दोस्तों इसकी राजधानी एथेंस है। यहाँ पर अन्य बहुत से दोस्तों दार्शनिक, यहाँ पर जो विद्वान थे, इन्होंने सबसे पहले यहीं पर उनका जन्म हुआ। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे जो सिकंदर महान के जो गुरु थे वो थे अरस्तु। ठीक है, वो कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु के अगर गुरु की बात की जाए तो वो दोस्तों थे, आपको याद होगा दोस्तों, प्लेटो। अगर आप प्लेटो के बारे में सुने हैं, और जो प्लेटो के दोस्तों गुरु थे वो थे सुकरात। आपको याद होगा, नहीं याद है दोस्तों तो आप सुने होंगे सुकरात के बारे में। तो सुकरात कहाँ पर रहते थे? आपको याद होगा दोस्तों, एथेंस में। ठीक है, सुकरात कहाँ पर रहते थे? एथेंस में। एथेंस में ही सुकरात रहते थे, प्लेटो रहते थे, और जो अरस्तु थे सिकंदर के जो गुरु थे वो भी दोस्तों एथेंस में ही रहते थे। वो एक बहुत ही अच्छे दोस्तों दार्शनिक थे, और वो शिष्य थे दोस्तों, उनका शिष्य था कौन? सिकंदर। तो सिकंदर के बारे में देखेंगे, ये देखिए दोस्तों, अब हम देख लेंगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ दोस्तों, मैसेडोनिया, है ना, नॉर्थ मैसेडोनिया। तो यहीं पर राज्य था किसका दोस्तों? राजा फिलिप का। फिलिप कौन थे दोस्तों? तो फिलिप थे दोस्तों पिताजी किसके? सिकंदर के पिताजी का नाम था दोस्तों फिलिप द्वितीय। ठीक है, याद रखना, जो कहाँ के थे? मैसेडोनिया के थे। तो देखो लिखा है नॉर्थ मैसेडोनिया, तो मैसेडोनिया यहाँ पर स्थित है। अब आप दोस्तों थोड़ा सा कंपेयर कर रहे होंगे, देख लीजिए मैसेडोनिया यहाँ पर है, और अपना भारत कहाँ पर दोस्तों? अपना भारत दोस्तों ये रहा अपना भारत। अपना भारत दोस्तों ये रहा, ये भारत है दोस्तों। और यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ से टर्की होते हुए, यहाँ टर्की से होते हुए, और ये हमारा जो ये यहाँ पर ये स्थान दोस्तों ये क्या है? ग्रीस है। और ये है दोस्तों इटली, जो सबसे पहले जो पुनर्जागरण काल है दोस्तों कहाँ पर आया? इटली में आया। तो यहाँ पर देखेंगे इटली और यूनान पास पास में है दोस्तों, और यहाँ से इसी रास्ते से, और एक चीज़ देख लेते हैं दोस्तों कि कौन से रास्ते से हो करके ये जो मैसेडोनिया है दोस्तों, यानी ये सिकंदर आया था भारत पर आक्रमण कहाँ से किया, तो यहाँ से दोस्तों चला था। यहाँ पर देख सकते हैं इस स्थान से होते हुए दोस्तों, और यहाँ से इस्तांबुल। ठीक है, इस्तांबुल होते हुए दोस्तों, और यहाँ से टर्की होते हुए,
टर्की होते हुए, फिर टर्की के पश्चात में दोस्तों, टर्की के बाद में देखेंगे ये यहाँ से टर्की से होते हुए दोस्तों इराक आएगा, इराक से दोस्तों यहाँ से, इराक से ये ईरान, ईरान से दोस्तों अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान से दोस्तों होते हुए कहाँ पर ये पहुँचा था दोस्तों, कहाँ पर ये पहुँच गया पाकिस्तान होकर के यहाँ इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ग्रीस से, यहाँ से ले करके यहाँ से यहाँ तक दोस्तों यात्रा की किसने, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। सबसे पहले उसने क्या किया, टर्की को जीता, टर्की के बाद में सीरिया, फिर ईरान, ईरान विजय करते हुए दोस्तों भारत की ओर बढ़ते हुए आ गया। ठीक है, तो अब हम दोस्तों देखेंगे क्या, अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा व्यू मिल गया कि कहाँ पर स्थित है सिकंदर महान का दोस्तों स्थान, जिसको मैसेडोनिया बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अगर शासनकाल की बात की जाए दोस्तों तो 336 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व इनका शासनकाल रहा है। मृत्यु की बात की जाए दोस्तों तो 10 जून 323 ईस्वी में इनकी, ईसा पूर्व में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके पिता का नाम अभी बताया दोस्तों क्षत्रप फिलिप द्वितीय था। ठीक है, जो मैसेडोनिया के राजा थे। और इनके जो ये शिष्य थे दोस्तों वो अरस्तु के शिष्य थे, हम बात कर चुके हैं। अरस्तु के जो गुरु थे दोस्तों उनका नाम था प्लेटो, आपने नाम सुना होगा दोस्तों प्लेटो। और प्लेटो के जो गुरु थे दोस्तों वो थे सुकरात। ठीक है, सुकरात का नाम आपने अच्छी तरीके से सुना होगा। तो ये था, और जो अरस्तु थे बहुत ही दोस्तों अच्छे दार्शनिक थे। और इनके जो शिष्य था वो कौन था दोस्तों, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट दोस्तों इनका शिष्य था। तो अरस्तु एक दार्शनिक थे, इतने अच्छे दार्शनिक होने की वजह से भी, यानी होकर भी ये आखिर सिकंदर में अच्छे गुण क्यों नहीं डाल सके, तो इसका कारण यही था दोस्तों कि जब अरस्तु शिक्षा देते थे सिकंदर को, तो सिकंदर में बचपन से ही दोस्तों एक अच्छा योद्धा बनने की, यानी पूरे विश्व पर राज करने की, यानी अपना स्वयं राजा बनने की इच्छा थी। क्योंकि वो बचपन से ही अधिकतर जब ये अरस्तु उनको कहानियाँ सुनाते थे तो वो अधिकतर एक राजा थे दोस्तों, राजा नहीं एक ईश्वर थे, यानी यूनान देवता थे जिनका नाम था दोस्तों हरकुलिस देवताओं की कहानी अधिकतर सुनते थे कि उन्होंने किस प्रकार से वीरतापूर्वक दोस्तों उन्होंने यूनान को बचा। और यूनान यूनान की जो दैवी शक्ति जो कह लीजिए जो शक्तियाँ थीं, जो अदृश्य शक्तियाँ थीं, यानी कहने का से जो बुराइयाँ थीं उनको समाप्त करके हरकुलिस किस प्रकार से आगे बढ़े। तो उनकी कहानियों को सुन करके दोस्तों इसकी एकदम इसके दिमाग पर चढ़ गया था दोस्तों। इसीलिए 20 वर्ष की अवस्था में, यानी इनके पिताजी की मृत्यु के पश्चात में 20 वर्ष की अवस्था में ही ये दोस्तों क्या हुआ, ये जो मैसेडोनिया का राजा बना। अगर मरण की बात करेंगे कहाँ पर ये मरा दोस्तों, तो अभी हम पूरा विस्तृत दोस्तों पढ़ेंगे, उससे पहले हम देख लेंगे बेबीलोनिया कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये एशिया में पड़ता है। 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई दोस्तों। और इनको दफन किया गया कहाँ, सिकंदरिया कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, अफ्रीका में पड़ता है 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों। सिकंदर एक अकेला ऐतिहासिक पुरुष ऐसा था जिसका जो जन्म हुआ था, मरण और दफन तीनों अलग अलग स्थानों पर हुआ था। अलग अलग स्थान नहीं, अलग अलग महाद्वीपों, अलग अलग देशों में हुआ था दोस्तों, तो महाद्वीपों में दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जन्म हुआ था दोस्तों मकदूनिया जो कि यूरोप में, मरण इसका हुआ था एशिया में, बेबीलोनिया एशिया में पड़ता है। और जो दफन किया गया था दोस्तों, ये सिकंदरिया अफ्रीका में दफन किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिकंदर महान की, इसको महान क्यों कहा गया और इसके कौन कौन से कार्य भारत में रहे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले आक्रमण की बात करेंगे, किस प्रकार से इसने आक्रमण किया। तो सिकंदर महान के 2 सेनापति थे। ठीक है, एक जल सेनापति था जिसका नाम था निर्याकस। याद रखना दोस्तों, काफ़ी बार ये एग्जाम में आता है कि जल सेनापति कौन था दोस्तों, वो निर्याकस था। और थल सेनापति कौन सा था, वो सेल्यूकस निकेटर था। तो याद रहेगा, 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इन जितने भी दोस्तों हम वीडियो अपलोड करते हैं, जितना भी PDF बनाते हैं, इनमें जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों उन्हीं को शामिल करते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, और इसका आप PDF भी आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा आप दोस्तों इंतजार कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूनानियों ने क्या किया। यूनानियों को ईरान से भारत की अपूर्व संपदा का दोस्तों ज्ञान हुआ। यानी जब जो ईरानी थे दोस्तों, ये जब गए तो इनसे यूनानियों को धीरे धीरे दोस्तों ज्ञान हुआ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर दोस्तों अपूर्व संपदा है।
तो इसीलिए, और इस समय जो अन्य राजा थे उन राजाओं में काफ़ी फूट भी थी भारत में, तो इसीलिए उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर पहले ईरान पर आक्रमण किया। भारत पर सिकंदर महान का आक्रमण दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आता है कि पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया था दोस्तों, वो किया था सिकंदर ने, और जो विदेशी आक्रमण था वो दूसरा आक्रमण था। ठीक है, भारत पर, क्योंकि पहला किसने किया था, ईरानियों ने किया था। इससे पहले हम बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले दोस्तों वो वीडियो देखिए, उसके पश्चात में आप ये वीडियो देखिए। अगर हम बात करेंगे 4वीं सदी ईसा पूर्व में ईरान और यूनानियों के बीच में संघर्ष हुआ। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, सिकंदर महान जीत गया। जब इस समय जो शासन चल रहा था, सबसे पहले जब ईरान का जो शासक था दोस्तों वो था साइरस, जो कि बहुत ही महान राजा था। उसने अपने शासनकाल में बहुत से क्षेत्रों को जीता और भारत पर भी आक्रमण किया, लेकिन भारत पर वो आक्रमण दोस्तों असफल रहा। इसके पश्चात में ईरान का ही दूसरा राजा आता है दोस्तों, जो हकमनी साम्राज्य का होता है दोस्तों, वो होता है डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम भारत के दोस्तों गांधार और यानी पंजाब तक, भारत के पंजाब क्षेत्र तक आकर अपना दोस्तों शासन स्थापित करता है। इसके पश्चात में इसका जो उत्तराधिकारी होता है साइरस तृतीय जिसे बोलेंगे, तो साइरस तृतीय आता है दोस्तों। उसके शासनकाल में सिकंदर महान क्या करता है, उस पर आक्रमण कर देता है और ईरान पर अपना अधिकार कर लेता है। सिकंदर ने दोस्तों केवल 20 वर्ष की अवस्था में ही, 20 वर्ष की अवस्था अल्पायु में ही दोस्तों ईरान की विजय कर डाली और 300, अगर हम बात करेंगे विजय पर निकला और उस पर अधिकार कर लिया। और ईरान को जब जीतने के बाद में दोस्तों कांधार, सिकंदरिया कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, अफ्रीका में, इस नगर की दोस्तों स्थापना की। काबुल पर अधिकार करके उसने क्या किया, काबुल पर अधिकार किया और अपनी सेना को दोस्तों 2 भागों में बांट दिया। एक तो बैक्टीरिया पर विजय करने के लिए दोस्तों, और एक पर स्वयं वह अपने आगे बढ़ चला। 326 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया से उसने क्या किया, बैक्टीरिया पर अपना अधिकार किया और भारत विजय के लिए दोस्तों निकला। ठीक है, सर्वप्रथम उसने पर्वतीय जो जाति थी उसका नाम था दोस्तों अस्मक। उस समय जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो अस्मक थे दोस्तों उन पर उसने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के पश्चात में दोस्तों वो जो अस्मक थे बहुत ही शक्तिशाली थे उस समय, तो उन्होंने क्या किया, उनसे युद्ध करते करते दोस्तों वह घायल हो गया। जब घायल होगा तो उसके पश्चात में दोस्तों वो इतना क्रोधित हुआ कि जीतने के पश्चात में वह प्रतिरोध स्वरूप सारी जनता की, वहाँ की जितनी भी जनता थी सबको दोस्तों मौत के घाट उतार दिया। तो ये दोस्तों लोग कहते हैं कि सिकंदर बहुत ही महान था, लेकिन अगर उसके हम कृत्यों को देखेंगे दोस्तों तो उसके कृत्य काफ़ी क्रूरता भरे थे। जिस स्थान पर वह दोस्तों आक्रमण करता था वहाँ की जनता को वो नष्ट भ्रष्ट कर देता था, वहाँ के क्षेत्र को तहस नहस कर देता है, लूट करके दोस्तों ले जाता था। तो एक प्रकार से देखा जाए सिकंदर महान उसे बोला गया, लेकिन काफ़ी उसके कृत्य दोस्तों क्रूरतापूर्वक थे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिकंदर महान के और कार्य। इसके पश्चात में दोस्तों अभी भारत में वो कहाँ पर पहुँचा दोस्तों, तक्षशिला के शासक थे दोस्तों जिनका नाम था अंभी, आपने नाम सुना होगा। अंभी जैसे ही देखता है कि सिकंदर महान का आक्रमण हो रहा है, यानी कहने का आशय है सिकंदर महान जब ईरान तक पहुंचता है वो जानता है कि भारत पर आक्रमण होने वाला है। उससे पहले ही जाकर सिकंदर क्या करता है, उस समय मगध पर शासन चल रहा था दोस्तों नंद वंश का, तो ये अंभी क्या करता है, जाकर के हाथ मिला लेता है और अपनी सिकंदर की दोस्तों स्वाधीनता स्वीकार कर लेता है। कौन, अंभी। इसलिए स्वीकार कर लेता है कि वो जानता है यदि सिकंदर वैसे भारत में रुकेगा है नहीं, तो यदि वो भारत पर आक्रमण करता है और नंद वंश पर अपना अधिकार कर लेता है, तो राजा पोरस भी उस समय पुरु भी थे दोस्तों, तो अगर राजा पुरु और नंद वंश पर अगर वो मगध पर दोस्तों अधिकार जमा लेता है, तो अंत में वो जाने के पश्चात में यदि मैं उसका साथ दूंगा तो वो मगध हमको मिल जाएगा, जो कि उसकी दोस्तों बचपन की इच्छा थी। तो अंभी क्या करता है, स्वाधीनता स्वीकार कर लेता है और आक्रमण करने के लिए सिकंदर को बुलावा भी देता है और सहायता देने का दोस्तों वचन करता है। इसके पश्चात में एक काम और वो करता है, क्योंकि उस समय दोस्तों सिंधु नदी को पार करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन ये क्या करता है, सिंधु नदी पर दोस्तों क्या करता है, अंभी के द्वारा, अंभी और उस समय के जो अस्मक के पास के जो क्षेत्र थे दोस्तों
वहाँ के राजाओं के द्वारा पुल बनवाया जाता है, जिससे कि सिकंदर है वो भारत में इंटर कर सके। अम्बी ने सिकंदर की जो अधीनता है स्वीकार कर ली थी और उसे सहायता देने का वचन भी दिया था। तक्षशिला में जो एक जाति थी दोस्तों, अभिसार जाति के शासक थे। ठीक है, ये जनजाति थी दोस्तों, अभिसार जाति। यहाँ के शासक ने भी क्या किया था दोस्तों, वो सिकंदर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। धीरे धीरे क्या हुआ देखो, सिकंदर खैबर दर्रे से होते हुए, यानी जो भारत आया था तो कहाँ से आया था दोस्तों, खैबर दर्रे से होते हुए जो बचे कुचे जो ईरान में सैनिक थे, जितने भी सैनिक थे उनको उसने बुला लिया। बुलाने के पश्चात में दोस्तों भारत की ओर यानी कूच कर रहा था, क्योंकि उस समय जानता था कि जो मगध क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ का राजा उस समय जो घनानंद है बहुत ही शक्तिशाली है, उसके पास में अपूर्व हाथी और पैदल सैनिक हैं, तो इसीलिए उससे जीत पाना आसान नहीं, इसीलिए वो सारे सैनिकों को अपने बुला लेता है। और क्या होता है दोस्तों, आगे देखिए, भयानक सेना को देख करके जो राजा एक एक करके जितने भी राजा होते हैं वो सिकंदर की दोस्तों स्वाधीनता स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी देते हैं, क्योंकि उनके पास भी दोस्तों लालच होता है कि यदि मगध पर आक्रमण हो जाएगा, मगध पर अगर सिकंदर मगध जीत जाएगा तो उससे कुछ न कुछ लाभ उन राजाओं को भी, छोटे मोटे राजाओं को भी होगा, इसीलिए वो सहायता देने का वचन भी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है दोस्तों कहाँ पर, झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे सिकंदर का जो पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध दोस्तों वो करता है दोस्तों पोरस। राजा पुरु जो होते हैं वो इसका विरोध करते हैं, और जब सिकंदर क्या करता है, अपने दूतों को दोस्तों भेजता है राजा पुरु के पास में समझाने के लिए कि वो हमारी स्वाधीनता स्वीकार कर लें, तो राजा पोरस क्या करते हैं, वो उन दूतों से कह देते हैं कि मैं उनसे युद्ध में बात करना चाहूँगा, युद्ध में मिलना चाहूँगा, और राजा पोरस निकल चलते हैं। राजा पोरस का जो साम्राज्य दोस्तों होता है झेलम नदी और चेनाब नदियों के बीच में होता है। सिकंदर ने राजा पोरस से मिलने के लिए कहा, लेकिन क्या हुआ, पोरस ने युद्ध के मैदान में मिलना चाहा। झेलम नदी के आर पार यानी दोनों तरफ क्या होती, सेनाएं अपना डेरा डाल लेती, क्योंकि शाम हो जाती है और उस समय बारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इसीलिए दोनों सेनाएं आमने सामने क्या करती हैं, डेरा डाल देती हैं। और सिकंदर वचन देता है कि मैं जो आपकी सेना के सामने यानी सुबह होते ही सेना के सामने ही क्या करूँगा, इस नदी को पार करूँगा। इसीलिए जो राजा पुरु होते हैं वो निश्चित होकर के अपने डेरे में बैठे होते हैं। उसी समय सिकंदर का आदेश पाकर जो उनकी सेना होती है वो राजा पोरस पर दोस्तों आक्रमण कर देती है, और यह आक्रमण उस समय होता है जब राजा पुरु की जो सेना होती है दोस्तों विश्राम कर रही होती है। सिकंदर ने चालाकी से दोस्तों क्या किया, सबसे पहले रण क्षेत्र में वो देखा, क्योंकि उस समय जो राजा पुरु की सेना भी बहुत शक्तिशाली थी, तो उसने चालाकी से क्या किया, सबसे पहले उसने सोचा कि हम अगर यहाँ से जो राजा होगा, यदि हम राजा को पहले किसी भी प्रकार से यानी राजा पुरु को अगर हम किसी प्रकार से घायल कर दें तो इनकी सेना में भगदड़ मच जाएगा। तो इसीलिए क्या करता है, वह चालाकी से अपने कुछ सैनिकों को आदेश देता है कि आप पहले राजा के हाथी पर जो है आप क्या कीजिए, इस पर प्रहार कीजिए। तो सैनिक क्या करते हैं, राजा के जो राजा पुरु होते हैं उनके हाथी पर प्रहार करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसकी वजह से हाथी क्या होता है, हाथी जो राजा पुरु का हाथी होता है वह मैदान छोड़कर भागने लगता है। और जब वो भागने लगता है दोस्तों तो इसके साथ साथ में जो राजा पुरु की जो सेना होती है उसमें भी दोस्तों निराशा जग जाती है, और दोस्तों उसमें भी भगदड़ मच जाती है, जिससे दोस्तों क्या होता है, मैदान में ये जो सैनिक थे वो दोस्तों भागने लगते हैं। राजा पोरस अभी भी दोस्तों वीरता से लड़ता रहता है और उसके शरीर पर काफ़ी घाव हो जाते हैं, लेकिन उसे लास्ट में क्या किया था दोस्तों, उसे सिकंदर के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। सिकंदर जब उसको राजा पोरस को दोस्तों सिकंदर के सामने लाया जाता है मृत्युदंड देने के लिए, तो आखिरी इच्छा पूछता है सिकंदर, कहता है, क्योंकि सिकंदर को अभी आगे भी मगध पर भी आक्रमण करना है, इसीलिए वो चालाकी से दिमाग लगाता है कि यदि हम अगर पोरस को मार देंगे तो आगे हम फिर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वह क्या करता है, सिकंदर से पूछता है
सिकंदर पूछता है राजा पुरुष से कि आपके साथ में कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पुरुष उत्तर देते हैं कि जो एक राजा जैसा दूसरे राजा के साथ में व्यवहार करता है उसी प्रकार से दोस्तों व्यवहार किया जाना चाहिए मेरे साथ भी। सिकंदर पहले से ही क्या दोस्तों, जो राजा पुरु थे उनकी बहादुरी का कायल था, क्योंकि इतनी विशाल सेना थी दोस्तों और एक से एक उसमें घुड़सवार थे दोस्तों। उसको भी देख करके टस से मस नहीं हुआ राजा पोरस। तो पोरस से दोस्तों बहादुरी से कायल होकर क्या करता है दोस्तों, बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसे क्या कर वो अपना विजित क्षेत्र भी दे देता है, यानी उसका क्षेत्र वापस राजा पुरु का क्षेत्र के साथ साथ में अन्य क्षेत्र भी राजा पुरुष को दे देते हैं। इस प्रकार से कहा जाता है कि जो राजा पुरु हैं दोस्तों हार कर भी जीत जाते हैं, सिकंदर से हार कर भी जीत जाते हैं, क्योंकि उनका जो साम्राज्य खोया हुआ साम्राज्य उससे ज़्यादा साम्राज्य उनको प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो सिकंदर की इच्छा होती है आगे मगध पर आक्रमण करने की होती है, और यह देखकर उसे वचन भी लिया जाता है कि जब हम मगध पर आक्रमण करेंगे तो आपको हमारी सहायता करनी पड़ेगी। सिकंदर अब पहुंच जाता है धीरे धीरे करके दोस्तों, व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंच जाता है। लेकिन सिकंदर के सैनिक उस समय दोस्तों व्यास नदी पार करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उस समय व्यास नदी में दोस्तों बहुत ही बाढ़ आ रही होती है। सिकंदर के लाख समझाने पर दोस्तों वो सैनिक टस से मस नहीं होते, आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि यूनानी जो सैनिक थे दोस्तों लगभग 10 साल से लड़ते 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 थक गए थे। वो अपने वतन वापस लौटना चाहते थे, अपने घर वापस लौटना चाहते थे, अपने परिवार को देखना चाहते थे, और उनको सबसे बड़ा जो खतरा था दोस्तों वो खतरा था दोस्तों मगध के शासन पर। यानी मगध का जो उस समय का जो शासन था दोस्तों घनानंद के हाथों में था, और उस समय जो मगध का घनानंद था उसके पास में बहुत ही अतुल्य संपत्ति थी, और बहुत ही दोस्तों जो सेना थी बहुत ही सेना थी उसके पास में, और सबसे शक्तिशाली सेना दोस्तों थी इसके पास में। इसीलिए सभी सैनिक क्योंकि उसके बारे में सुनते थे घनानंद के बारे में और अब जो मगध की सेना के बारे में, तो वो हतोत्साहित हो गए थे, और वो कहते थे यदि आपको कुछ हो गया, सिकंदर से कहते थे यदि आपको कुछ हो गया तो आप ये समझिए कि हम लोगों का क्या होगा, यानी आपकी जो ये जितनी भी सेना है सेना का क्या होगा। तो इसीलिए भलाई इसी में है कि चलो हम लोग वापस लौट चलते हैं। अंततः क्या होता है, सिकंदर अपने ही विश्व विजेता यानी विश्व को विजित करने के लिए निकलता है, लेकिन वो अपने ही सैनिकों से हार जाता है। बार बार प्रयास करने पर बहुत उत्साह देने पर फिर भी उसके जो सैनिक होते हैं दोस्तों टस से मस नहीं होते हैं, और इस प्रकार से जो सिकंदर है वो अपना विश्व जो विजय करने का सपना तोड़ देता है, और वह वापस लौटने लगता है। और वापस आते ही दोस्तों सिकंदर की मृत्यु बगदाद के निकट बेबीलोनिया में दोस्तों 323 ईस्वी में हो जाती है। यह भारत में लगभग 19 महीने तक रहता है, और उसके पश्चात में जाते जाते अपने जो जल सेनापति निर्याकस और थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर को वहाँ का छत्रप नियुक्त करके दोस्तों वापस चला जाता है, और उसके पश्चात में दोस्तों उसकी बेबीलोनिया में ही दोस्तों मृत्यु हो जाती है। और आगे देखते हैं दोस्तों इसका तो सिकंदर का इस प्रकार से अंत होता है, और सिकंदर के आक्रमण से भारत को आखिर क्या फ़ायदा होता है, यानी क्या फ़ायदा हुआ सिकंदर के आक्रमण से दोस्तों भारत को। तो ये चीज़ें देखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी चीज़ें आती हैं दोस्तों, तो इनको हम पढ़ लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, यूनानियों के आक्रमण के फलस्वरूप क्या हुआ, स्थल मार्ग तथा जल मार्ग की खोज हो गई। यानी अब जो व्यापार होता था दोस्तों दोनों मार्ग से होने लगा था, स्थल मार्ग और जल मार्ग से, है ना, क्योंकि यहाँ से जो सामान जैसे निर्याकस हो गया वो क्या करता, वो भी अपने व्यापार करता था, तो वो जल सेनापति था, इसीलिए वो क्या करता था, अपना जो व्यापार जल के माध्यम से करता था, और जल मार्ग की खोज हो गई थी। ठीक है, यूनानियों को इसके अतिरिक्त भारतीयों ने हाथियों, रथों और अश्वरोही सेना का महत्व समझा दिया, क्योंकि जो भारत के राजा थे उनके पास में उस समय हाथी थे, रथ थे, ठीक है, ये चीज़ें थी, लेकिन उनके पास में घोड़े नहीं थे। और जबकि सिकंदर के पास में जो प्रशिक्षित
घोड़े अश्वरोही सेना थी। तो उनको समझ में आ गया कि इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि अश्वरोही सेना का भी होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हाथियों हाथी क्या होते थे दोस्तों, ये हाथियों को काफ़ी ट्रेन किया जाता था। लेकिन ये जब पानी बरस रहा था, जो सिकंदर जिस प्रकार से राजापुर हारे थे, क्यों हारे थे? क्योंकि उसमें बहुत ही घनघोर वर्षा हो रही थी, और जब हाथी चलते थे दोस्तों तो वो उसी में धंस जाते थे। इसकी वजह से वो दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाते थे। रथ क्या होते थे? रथ भी दोस्तों क्या ज़्यादा बारिश में दोस्तों क्या वो भी उनके पहिए धंस जाते थे। इसीलिए वो राजा पुरुष की हार का ये भी कारण था। तो इसीलिए उन्होंने समझा कि अश्वरोही सेना का होना बहुत ही आवश्यक है। और उसके पश्चात में जो राजा थे, भारतीय राजा भी उच्च क्वालिटी के दोस्तों अच्छे गुणवान घोड़ों को दोस्तों रख करके उनको प्रशिक्षित करते थे। मौर्य और गुप्त शासकों ने क्या किया? जो सिकंदर के जो बनाई एक प्रणाली थी जिसका नाम था छत्र प्रथा, छत्र प्रथा का दोस्तों अनुसरण किया। ठीक है। अब छत्र प्रथा दोस्तों क्या होती है? तो छत्र प्रथा में क्या होता है दोस्तों, यदि जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है, तो आक्रमण करने के पश्चात में एक बार लूट कर वो चला जाता है, वहाँ का धन प्राप्त करके चला जाता है। उसके पश्चात में उसे अगर दोबारा वहाँ पर अधिकार करना हो तो दोबारा फिर से आक्रमण करना पड़ता है। तो छत्र प्रथा में ये होता है कि अपना वो जो एक प्रकार से देखा जाए कि अपना जो अधिकारी है, सेनापति, वो वहाँ पर रख देता है, जो क्या करता है समय समय पर राजस्व वसूल करके राजा को देता रहता है। तो ये छत्र प्रथा है। यूनानी आक्रमण के फलस्वरूप क्या हुआ? जो उपनिवेश, उसके जो उपनिवेश थे यानी जो क्षत्रप थे, वो काबुल, कंधार, पंजाब, भारत तक स्थापित हो गए। और यहीं से वो क्या करते थे? अपना व्यापार करते थे और सामान को ले जाया करते थे। पहला जो रण क्षेत्र, यानी उन्होंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहली विजय के पश्चात में उपलक्ष्य में ही उसी रण क्षेत्र में ही क्या किया था? एक नगर का निर्माण किया था जिसका नाम था निकैया। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, याद रखना, निकैया नाम था। ठीक है। और इसे विजयनगर भी कहा जाता था। जो दूसरा नगर था दोस्तों, सिकंदर ने दूसरे नगर की भी स्थापना की, जो झेलम नदी से की तट से दोस्तों कुछ दूरी पर बसाया गया था, जिसका जहाँ पर दोस्तों क्या था, जिसका नाम था सिकंदर का प्रिय घोड़े के नाम पर रखा गया था उसको बाऊ केफला। बाऊ केफला दोस्तों नाम रखा गया उस दूसरे शहर का। और बाऊ केफला क्या नाम था दोस्तों? घोड़े का भी नाम था बाऊ केफला। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको याद रखना कि घोड़े का क्या नाम था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बाऊ केफला था। और इसी के नाम पर झेलम नदी के तट पर एक शहर भी बसाया उसने। कौन सा शहर? बाऊ केफला। ठीक है। यूनानियों का प्रभाव दोस्तों किस पर पड़ा? वेशभूषा पर भी पड़ा, मुद्रा निर्माण पर पड़ा, कला संस्कृत पर पड़ा, और जो लेख दोस्तों लेखों पर भी पड़ा। और इसके अतिरिक्त जो जन्मपत्री बनाने का जो साक्ष्य मिले दोस्तों, उसको भी अपनाया। सिकंदर अपने साथ 3 प्रमुख इतिहासकारों को भी लेकर आया था, जिसका पहले का नाम था निर्याकस, दूसरे का नाम था दोस्तों एनासिक्रेट्स, और तीसरे का नाम था दोस्तों एरिस्टबुलस। ठीक है। तो 3 ये क्या थे दोस्तों? इतिहासकार थे, जो कि एग्जाम में दोस्तों आता है, आपको याद रखना है तीनों इतिहासकार के बारे में। ठीक है। जब सिकंदर यहाँ से वापस जाने लगा, तो उसके जाने के पश्चात में सब उसने क्या किया? भारतीय एक उसमें दार्शनिक थे जिनका नाम था कालानास, क्योंकि वो जो दार्शनिक थे उनसे बहुत ही प्रेम करता था, उनको बहुत ही सम्मान करता था। तो कालानास को क्या किया उसने दोस्तों? अपने साथ वो लेकर गया था सिकंदर। ठीक है। ये भारतीय थे जिनका नाम था कालानास। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो देखते हैं जब सिकंदर की मृत्यु हो गई, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात में थोड़ा सा रह गई दोस्तों, और वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन देख लेंगे थोड़ा सा। जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात में उसने इसकी 3 इच्छाएं थी दोस्तों, जो 3 इच्छाएं थी उसने अपनी 3 इच्छाओं को प्रकट किया। और वो कौन कौन सी इच्छाएं थी उनको हम देख लेंगे। उसने कहा, सिकंदर ने कहा, क्योंकि वो समझ चुका था, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतने पाप किए थे, इतने इतने नरसंहार किए थे, कि वो समझ गया था लास्ट में कि संसार में है कुछ नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि जब वो मरने वाला था उससे पहले वो गंभीर रोग से पीड़ित हो गया था, उसे बहुत ही भयंकर बीमारी हो गई थी। कोई कहता है दोस्तों कि बुखार से मर गया था, कोई कहता है पीलिया से मर गया था, यानी काफ़ी विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन वो काफ़ी भयंकर बीमारी से दोस्तों पीड़ित था। तो लास्ट में जिन हकीमों ने इसका इलाज किया था, तो जिन हकीमों ने उसका इलाज किया था उस मरते समय, उससे पहले उनसे कहा दोस्तों, यानी वसीयत बना दी थी उसने। 3 चीज़ें कहा था दोस्तों कि वे सारे जितने भी हकीम होंगे दोस्तों, मेरे जनाजे को कंधा देंगे, ताकि दुनिया के लोगों को क्या पता चल सके कि रोज़
जो रोग है दोस्तों, सॉरी, जो रोग का इलाज करने वाले हकीम भी मौत को नहीं हरा सकते। तो ये इसकी पहली इच्छा थी। दूसरी इच्छा क्या थी? जब जनाजे को राह जो जब जो जो जनाजा जब मेरा जाए, जब वो सिकंदर कहता था कि जब मेरा जनाजा निकलेगा उस समय क्या होगा, यानी जितनी भी मेरी दौलत है उसको बिछा दिया जाए। उसने जितनी जिंदगी भर जितना भी जो कुछ भी कमाया है वह उसकी रास्ते में बिछा दिया जाए, और ताकि जिससे लोगों को यह पता चले कि ये जो दौलत है जो हम इतना दूसरों को कष्ट दे करके जो प्राप्त करते हैं, ये दौलत को दोस्तों ये साथ में नहीं जाएगी, ये किसी के काम नहीं आने वाली। तो ये उसकी दूसरी इच्छा थी। तीसरी इच्छा थी, महान सिकंदर का जब जनाजा निकले तो उस समय जितने भी वहाँ पर लोग खड़े हों, जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित हों, सभी अपने जो हथेली हों उनको खोल कर रखें, अपनी हाथों को दोस्तों खाली रखें, खोल कर रखें, जिससे लोगों को यह पता चले कि जब कोई भी व्यक्ति संसार से जाता है तो वो खाली हाथ ही जाता है, चाहे वो जितना धन को प्राप्त कर ले, चाहे जितने भी धन को प्राप्त कर ले या दूसरों को जो भी कमा ले सोना चांदी, लेकिन वो जाएगा तो खाली हाथ ही जाएगा। तो ये 3 इच्छाएं थी दोस्तों सिकंदर की, और सिकंदर भी स्वयं एक अच्छा दार्शनिक था। तो ये दोस्तों वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से दोस्तों अवश्य बताएं। और इसके पश्चात में दोस्तों MCQ टाइप क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें दोस्तों अभी तक जितना भी पढ़े हैं हम, जितना मतलब क्या, जैसे हर्यक वंश पढ़े हुए हैं, महाजनपद काल के बारे में जितना पढ़े हुए हैं, उन जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आते हैं आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो BPSC हो चाहे UPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, जितने भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं उन सभी क्वेश्चनों का दोस्तों हम समावेश करेंगे। आप MCQ टाइप क्वेश्चन दोस्तों अवश्य देखिए, क्योंकि वही आपका रिजल्ट है और वही आपका प्रसाद है, ये समझ लीजिए। तो जब तक उसको आप नहीं देंगे तब तक आपका भला नहीं होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने दोस्तों मेरा वीडियो देखा है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार फिर से करें, आप लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं मेरे भाइयों फिर एक अगले वीडियो में। और अगर आपका कोई प्यारा सा सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और आपको PDF दोस्तों थोड़ा सा अभी व्यस्तता है, मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।